एक हंगामा जो है पाकिस्तानी सियासत में जारी है और एक हंगामा आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में देखने को आया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के तिजारती असूलों को बदलने क्या निकले कि आलमी हिस्सेस बाज़ारों में जलजला सा आ गया। जो लोग ये समझ रहे थे कि जी पाकिस्तान आलमी तिजारत के बदलते असूलों और आलमी मंडियों के उतार चढ़ाव से मुतासिर नहीं होगा, उन्हें आज दुनिया में जारी तिजारती लड़ाई का पहला झटका लग गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स में एक मरहले पर यकमुश्त जो है 8000 पॉइंट्स की कमी हुई, यानी वो लुढ़क कर जो है 5% नीचे आ गया, जिसके बाद हस्बे रिवायत जो है ट्रेडिंग को तकरीबन घंटे भर के लिए रोकना पड़ा। कारोबार जब दोबारा शुरू हुआ तो इंडेक्स ने अपना 50% नुकसान पूरा कर लिया, लेकिन कई ब्लू चिप कंपनियों और सेक्टर्स जो हैं शदीद खसारे में रहे, जिसमें एनर्जी और बैंकिंग सेक्टर्स जो थे वो पेश थे। इंडेक्स 3800 पॉइंट्स कमी से लेकर जो है उसके बाद 1,14,900 पर बंद हुआ। माहिरीन का कहना है कि जी बदलती दुनिया में ये पाकिस्तान के लिए पहला मामूली सा झटका है। आने वाले दिन जो है मजीद इम्तहान ला सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के इक़दाम ट्रंप इंतज़ामिया कर रही है उसने दुनिया भर के लिए जो है आज़ाद तिजारत के निज़ाम के कवायद को जो है यकसर बदल डाला है। अब बाहमी ताउन और असूलों पर मबनी आलमी निज़ाम यानी कि रूल बेस्ड सिस्टम की जगह ताकत और ज़ोर ज़बरदस्ती से रियासतें अपने मफादात को आगे बढ़ाएंगी, यानी कि जिसके पास ताकत होगी वो शराइत और असूलों को डिक्टेट करेगा। इन गैर यकीनी हालात में पाकिस्तान जैसी कमज़ोर मईशतों के लिए संगीन चैलेंजेस हैं। माहिरीन के नज़दीक इस बात का कभी इम्कान है कि जहाँ दुनिया में अफरात ज़र का तूफ़ान आए, वहाँ जो छोटी मईशतें हैं उनकी करेंसी जो है वो मज़ीद कमज़ोर हो जाए। पाकिस्तानी मईशत को बैरूनी झटकों के लिए तैयार रहना चाहिए, जिसमें ट्रंप इंतज़ामिया के इक़दाम से लेकर मसनूई ज़हानत और इलाकाई जंगें जो हैं सब शामिल हैं। ये सारे डिस्ट्रप्शंस की बातें हैं। पाकिस्तान इस बदलते आलमी मंजरनामे के लिए कितना तैयार है, ये एक सवाल है। अब आइए अपने मामूल के दुखों पर पाकिस्तानी सियासत के बहुत से अहम सवालों में एक अहम सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में दोबारा राब्ते हुए या उनका इम्कान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप से बड़ी मुतज़ाद किस्म की खबरें आ रही हैं। हकीकत क्या है जानते हैं मोहतरम उमर अयूब साहब से, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता चंद रोज़ से दोबारा से इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जिसमें कहा यह जा रहा है कि जी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दोबारा राब्तों का इम्कान है, या एक असाइनमेंट दे दिया गया है बाज़ लोगों को। गो कि उसकी वजाहत भी आई, लेकिन फिर हम देखते हैं कि मुतज़ाद इशारे आ रहे हैं। तो हकीकत क्या है? मेरा इस पर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है और मैं एक बात बता दूँ, मेरी नॉलेज में इस तरह की कोई बात नहीं है। और मेरी तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से 3 महीनों से मालूम चाहता हूँ मुलाकात भी नहीं हुई है। वारकेफ आजम खान साथी साहब की हुई है, उनको असाइनमेंट किया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जीओ डायरेक्टरी, वो उनके ट्रस्टेड साथी भी हैं। उसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरी आजम खान साथी साहब से हमारे बुजुर्ग हैं, इन दिनों में मुलाकात भी नहीं हुई है, अपना ही मैंने पूछा है। अच्छा, मुझे याद है कि पहले ये खबर आई थी कि जी ये जो असाइनमेंट है या जो जिम्मेदारी है अलीमीन गंडापुर साहब को दी गई और बैरिस्टर गौहर साहब को दी गई। फिर उसके अगले ही दिन जो है बैरिस्टर गौहर साहब की वजाहत आ गई थी। तो क्या कहेंगे इसको कि ये कहाँ से खबरें जनरेट हो रही हैं इस तरह की? क्योंकि इसके बारे में मैं तभी कमेंट कर सकता हूँ जब मुझे इसका कोई मालूम हो, मुझे मालूम ही नहीं है इसका। अच्छा, मैं समझ गया। अच्छा, एक और जाविये से इस चीज़ को देखते हैं कि हमेशा से जब मुझे याद है कि जब हुकूमत गई थी पीटीआई की, तो एक मौक़िफ़ था इमरान खान साहब का कि हम अगर मुज़ाकरात करेंगे। सॉरी, आपकी आवाज़ कट गई थी, मैं रास्ते में हूँ, आपकी आवाज़ कट गई। मैं दोबारा सवाल को दोहराता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं समझिए आपकी बात को। अर्ज़ ये करना है कि जब हुकूमत गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस वक्त से इमरान खान साहब का एक ही मौक़िफ़ था कि अगर हम बात करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ करेंगे। तो अब वो दरवाज़ा अब तक खुला हुआ है आपके नज़दीक, क्योंकि अगर बामाने मुज़ाकरात होने हैं, अगर पाकिस्तान की सियासत में कशीदगी और तनाव का खात्मा करना है, तो ज़ाहिर है कि वहाँ पर PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मुफ़ाहमत, किसी किस्म का राब्ता, अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। जी देखिए जी, जहां तक इस्टेब्लिशमेंट की बात है, आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि इस्टेब्लिशमेंट में किससे। नंबर दो बात यह है जनाब कि आपने मुल्क के बारे में सोचना है, और हमारी स्ट्रगल ये है कि पाकिस्तान में आइन और कानून की पासदारी होनी चाहिए। और इस वक्त हमारा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का के प्लेटफॉर्म से हम लोग डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और आप या इस्टेब्लिशमेंट में, उस पे आर्म फोर्सेज में, और उस पे आप इंटेलिजेंस एजेंसीज को और डेमोक्रेसी को या शामिल करते हैं, तो वो आपके स्टेट के टूल्स हैं, वो स्टेट नहीं है। स्टेट आपकी पार्लियामेंट है, आपकी फेडरल और सूबाई हुकूमतें हैं, और मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेटर, ये स्टेट है, रियासत। बाकी उसके औजार है। नंबर 1। नंबर 2, जरूरी बात यह है कि सारों को इस
वक्त बलूचिस्तान के हालात के ऊपर नजरसानी करनी चाहिए। बलूचिस्तान में हालात ठीक नहीं है, जोर जबरदस्ती के साथ मामला ठीक नहीं होगा। 3 MPO के तहत लोगों को अंदर करना या उनको गिरफ्तार करना, उससे काम नहीं बनेगा। अच्छा, ये मौक़िफ़ आ गया। अच्छा, एक और इसी तनाजुर में आपने कहा कि जी बलूचिस्तान में हालात ठीक नहीं है, भी जो है दहशतगर्दी का शिकार है, ज़ाहिर पूरे मुल्क में चैलेंजेस हैं, फिर सिंध जो है उसको इतराज़ हो रहा है नई नहरों के मंसूबे पे। अच्छा, इसी तनाजुर में मुझे याद है कि तहरीक इंसाफ ने रमज़ान से पहले ये ऐलान किया था कि जी हम जो है तहरीक की तरफ जाएंगे बाद-अज़-ईद, और उसके साथ साथ ये भी कहा था कि हम एक नया हिज़्ब इख्तिलाफ का ब्रॉड बेस अलाइंस बनाएंगे। इन दोनों मामलात पर कुछ रोशनी डालेंगे कि क्या चैलेंजेस दरपेश हैं? जी सिंध के पानी के ऊपर पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी ने ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग वफाक के साथ और मुस्लिम लीग नून के साथ कर ली है। और अभी जब अवाम का रिएक्शन आ रहा है, सिंध की अवाम का, और उनको सुननी पड़ रही है, तो वो अभी मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं और तकारीर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सौदाबाजी कर ली है। नंबर 1। नंबर 2, ये इशू सिंध के पानी का हमने 12 बार कौमी असम्बली में और सेनेट में, बाकी जगहों में और प्रेस में उठाया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे इत्तेहादियों ने उठाया। नंबर 3, हमारा जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, इसको हम लोग ज्यादा ब्रॉड बेस भी कर रहे हैं, बाकी पार्टियां भी आ रही हैं, अंदरून सिंध की पार्टियां भी आ रही हैं, और इस पे हम लोग इसको मुनज़्ज़म तरीके से आगे लेके जा रहे हैं। तहरीक का जहाँ तक सिलसिला है, हम लोग कन्वेंशन और ये चीजें अभी इसके बाद गुजर चुकी है, हम लोग अभी उसका आगाज कर रहे हैं। हमारे प्रोटेस्ट और कन्वेंशन जो है वो जारी रहेंगे, और इस अलायंस को हम लोग मजीद ब्रॉड बेस करेंगे। अजी, जो आपने फरमाया कि अलायंस को हम लोग मतलब मजीद ब्रॉड बेस करेंगे, कोई आप लोगों ने अपने तय कोई डेडलाइन रखी है कि जी इतने दिनों में जो है हम लोग इस इत्तेहाद को अमली शक्ल दे देंगे? और उसमें जो आप कह रहे हैं कि और लोग आएंगे, कौन सी तंजीमें, कौन सी सियासी जमातें हैं कि जो आप समझते हैं कि शामिल होंगी? जी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अलावा और अवामी नेशनल पार्टी और MQM के अलावा बाकी जितनी आपके पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, सारों के साथ हम लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, और उनको भी नजर आ रहा है कि हमें इस अलायंस का आहिस्ता आहिस्ता हिस्सा बनना चाहिए। अलायंस या सियासत में इस तरह की डेडलाइन, ये कोई एक्सपायरी डेट का प्रोडक्ट तो नहीं है कि एक्सपायरी डेट इतनी है या यूज बाय ऐसा होता है। इन अलायंसेज में टाइम भी लगता है, और लोग जैसे ये आगे चलती हैं, लोग मजीद आते हैं, कोई आते हैं कोई जाते हैं, तो ये अलायंस का अपनी एक ब्यूटी होती है पॉलिटिकल प्रोसेस की। तो इसमें क़यासराई बहुत की जा रही थी कि जी जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो शामिल होगी नहीं होगी, कुछ राब्ते आप लोगों के बड़े मुस्बत रहे, फिर इस तरह का एक प्रोपेगेंडा होता है कि जी गालिबन ना हो, कुछ चीज़ों के ऊपर अभी तक जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो लोग कोई आपसे तहरीरी मुआहदा करना चाह रहे हैं, उसमें आप लोग जो है पेश से काम ले रहे हैं। कुछ रोशनी डालिएगा इस पर उमर साहब। जी आमिर साहब, ये तो एक सियासत का एक प्रोसेस का एक हिस्सा होता है। हमारे जमीयत उलमा इस्लाम के साथ JUI के साथ राब्ते जरूर हुए हैं, मुलाकातें भी हुई हैं, बहुत बड़ी खलीज थी, बहुत हद तक पुर भी हो गई है, और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग उसको पुर करते जा रहे हैं। दुरुस्त। अच्छा, एक और चीज़ आपने देखा होगा कि नेशनल मीडिया पे बहुत ज़ोरों शोर से उछाली जा रही है और आ रही है, वो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अपने जो एक कहते हैं ना नाइतफाक़ी है, इख्तलाफात हैं, उस पर कुछ रोशनी डालिएगा। उसमें लग ये रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, फिर ये नज़र आ रहा है कि जी पंजाब और KP की जो लीडरशिप है उसके दरमियान जो है इतनी मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसी तरह जी हम लोग जमहूरी पार्टी हैं, इख्तलाफात हर पार्टी में इंडिविजुअल्स के दरमियान होते हैं। हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी है, हम लोग ज्यादा जोर शोर से बात करते हैं। हम लोग वजीर आजम इमरान खान साहब की लीडरशिप के तहत बिल्कुल हम लोग यूनाइटेड है, और हमारा घर के अंदर का मसला जो है वो हमारे अंदर घर का मसला है, उसे और किसी के पेट में मरोड़ या दर्द नहीं होना चाहिए। नहीं तो बिल्कुल किसी और के कहते हैं पेट में, आपने अच्छा जुमला का मरोड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है कि उससे टीम की कारकर्दगी पे असर लोग कहते हैं कि पड़ सकता है। अगर आप लोग कल को कोई तहरीक चलाने जाएंगे, अगर पार्टी अपनी इख्तलाफात का शिकार होगी, कोई नहीं, जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ऑर्डर आएगा कोई भी शख्स उससे बाहर नहीं है। अच्छा, ये हम्माद अजहर साहब के हवाले से खबरें आई थी, क्या उसमें वो है, उसका क्या स्टेटस है? हम्माद अजहर साहब बेहतरीन, उन्होंने अपना सिलसिला चलाया है, चला रहे हैं। उन्होंने जाती वजूहात की वजह से रिजाइन किया, उनको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, और जिस वक्त मैं सेक्रेटरी जनरल था और उसके बाद भी उन्होंने बेहतरीन अपना सिलसिला शुरू किया, मतलब उन्होंने डिलीवर किया इलेक्शंस के पहले भी और इलेक्शंस के बाद भी। हैट्स ऑफ टू हिम।
बहुत बहुत शुक्रिया उमर अयूब साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने के सीनियर रहनुमा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली मोहतरम उमर अयूब साहब की गुफ्तगू सुनी। यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद जब हम दोबारा हाजिर होंगे तो वही सुलगता हुआ मसला है जिसका कुछ इशारा उमर अयूब साहब ने भी दिया था, और वो है जी नई जो नहरें हैं उस पर जो एक हंगामा है, जो उसमें सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उसमें हम देख रहे हैं कि सिर्फ सिविल सोसाइटी नहीं, सिंध की कौम परस्त तंजीमें ही नहीं बल्कि जो मरकज़ी धारे की तंजीमें हैं वो भी उसको अपोज करने के लिए, उसकी मुखालफत के लिए जो है मैदान में है। बात करते हैं वक्फे के बाद। तो जनाब, सिंध में मुतनाज़ा नहरों पर एहतजाज जो है वो ज़ोर पकड़ता जा रहा है। अभी मुजाहिरे और एहतजाज जो है सिर्फ सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली कौम परस्त जमातों और सिविल सोसाइटी तक महदूद नहीं, बल्कि हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इन नहरों के खिलाफ मोर्चा लगा लिया है। जमीयत उलमा इस्लाम ने भी सिंधु बचाएं और सिंध बचाएं के नारे के तहत बैक वक्त गुड्डू से ठट्टा तक दरियाए सिंध के हर पुल पर गुज़िश्ता रोज़ जो है धरने दिए और एहतजाज किया। वैसे इस मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन जो है बड़ी दिलचस्प है। इसकी क़यादत जो है वो खुलकर ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत इन नई नहरों के मुखालफत कर रही है अब, लेकिन इसके जो सियासी मुखालफीन हैं उनका इल्ज़ाम है कि जी इस मनसूबे की मंजूरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत बशमूल सदर आसिफ अली जरदारी का बरह रास्त किरदार था। हवाले के लिए मुखालफीन जो है वो 8 जुलाई 2024 के ऐवान सदर में होने वाले इजलास का हवाला देते हैं, जिसकी सदारत जो है खुद जरदारी साहब ने की थी और जिसमें यह मनसूबा जो है मंजूर किया गया था। ताहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस इल्ज़ाम की तरदीद जो है वो आपको करती नजर आ रही है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत जो है चुलिस्तान की लाखों एकड़ ज़मीन को इन नई नहरों के जरिए काबिल काश बनाया जाएगा और वहाँ कॉर्पोरेट फार्मिंग की जाएगी। हुकूमत का दावा है कि जी नई नहरें पाकिस्तान के वसी नहरी निज़ाम का हिस्सा हैं। मिसाल के तौर पर दरियाए चनाब और झेलम से चुलिस्तान केनाल में पानी की तकसीम को जो है मुनज़्ज़म किया जाएगा। लिहाजा हुकूमत के बकौल सिंध के हिस्से के पानी में कटौती का सवाल ही पैदा नहीं होता। यह भी कहा जा रहा है कि जी पंजाब अपने कोटे के पानी से चुलिस्तान को सैराब करेगा, लेकिन हुकूमती दावों को नहरों के मुखालफीन जो है मुस्तरद करते हैं। उनका कहना है कि जी पंजाब के पास देने के लिए इजाफी पानी नहीं है और ये बताया जाए कि किन नहरों को बंद करके नई नहरों को सैराब किया जाएगा। दावों और जवाबी दावों ने पाकिस्तानी सियासत में एक बड़ा नया तजाद पैदा कर दिया, इसको मज़ीद जहरीला बना दिया है और वाकई हुकूमत जो है इस इख्तिलाफ और हत्ता कि अपनी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी कायल करने और इत्तेमाद में लेने में अब तक तो बुरी तरह नाकाम साबित हुई है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जी वफाक और हुकूमत पंजाब की नई नहरों की तामीर के मनसूबे को आज एक बहुत बड़ा झटका लगा है। सिंध हाई कोर्ट की आईनी बेंच ने पानी दस्तियाबी के इरसा सर्टिफिकेट पर हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए नई नहरों पर काम रोकने की हिदायत जारी की है और तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर सेक्रेटरी वाटर को जो है नोटिस भी जारी कर दिए हैं। सिंध के आखिर इस मसले पर क्या इतराज़ात हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों अपने ही सूबे में इस मसले पर तनकीद की जद में है? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ तजियाकार मोहतरम अली काजी साहब। ये मुतनाज़ा नहरों के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं सिंध के, उस पर मैं आने से पहले मैं चाहूँगा आप ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों इस मसले पर जो है तनकीद की जद में है? उसका हमेशा बहुत सिंपल रीज़न है कि इस वक्त जो ये फैसला चूँकि इस हुकूमत का है और ये हुकूमत जो नवाज लीग की है वो ज़ाहिर है खड़ी ही पीपल्स पार्टी के कंधों पर है। तो सिंध का आदमी ये समझता है कि पीपल्स पार्टी को हुकूमत को एक क्लियरिटी के साथ अल्टीमेटम देना चाहिए कि वो इसको ख़त्म करे, नहीं तो वो हुकूमत छोड़ देगी। और सिंस पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ने का कहीं से भी अंदिया नहीं दे रही और वो कह रहे हैं कि जी हम भी केनाल से ख़िलाफ़ है, लिहाजा हम भी एहतजाज करेंगे। तो वो पॉलिटिकल ग्रुप्स और पार्टीज़ और कॉमन आदमी जो सिंध का है वो ये समझता है कि एहतजाज तो वो करते हैं जो इक़्तिदार में या इख्तियार जिनके पास नहीं होता। जिनके पास इख्तियार होता है वो एहतजाज नहीं करते, वो तो कोई फ़ैसला लेते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर एक और, जैसे 8 जुलाई 2024 की जो ऐवान सदर में इजलास हुआ था उसकी बड़ी शोहरत और कहा ही जा रहा है कि जी ये मनसूबा जो है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव वहाँ पर मंजूर कराया गया, सदर जरदारी वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन बाद में पीपल्स पार्टी ने उसकी वजाहत दी है कि जी जरदारी साहब ने इसके ऊपर जो है रजामंदी का इजहार नहीं किया था। इस वजाहत को भी लोग कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, देखिए पहले तो ये कहा जा रहा था, जो कि किसी हद तक एक दुरुस्त मौक़िफ़ था पीपल्स पार्टी का, कि हमारे मुल्क और आइन के मुताबिक, हमारे मुल्क की आइन के मुताबिक सदर किसी भी किसी प्रोजेक्ट या मंजूरी या नामंजूरी नहीं दे सकते। यहाँ तक तो बात समझ में आ जाती है, लेकिन बहरहाल मिनट्स ऑफ द मीटिंग पर जिस मीटिंग में ये सारे फैसले या जिस बारे में ब्रीफिंग दी गई थी, वहाँ पर एक कंसेंसस डेवलप हुआ था उस मीटिंग में और उसमें प्रेसिडेंट साहब उसको प्रेजाइड कर रहे थे और उस पर उनके सिग्नेचर्स मौजूद हैं। तो पहले तो पीपल्स पार्टी एक डिनाइल में रही और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने फाइनली ये अपना मौक़िफ़ रखा कि हाँ जी साइन तो किए थे,
लेकिन वो मिनट्स के जो मसौदा था उसमें हेर फेर की गई है। तो लामोहल्ला फिर एक सिंध की तरफ से, लोगों की तरफ से एक सवाल उठने लगा, तो अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मीटिंग के मिनट्स में भी अगर कोई हेर फेर करता है तो फिर उसके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। और बिल्कुल ये सवाल तो बनता है कि ज़ाहिर है कि अगर फ़र्ज़ करें कि कंसेंसस बन रहा था, जरदारी साहब ने क्या मौक़िफ़ लिया उसके बारे में फ़ौरन, क्योंकि एकदम तो मसला नहीं उठा था। अच्छा, अब आते हैं ये सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात के मसले के ऊपर कि जो वफाक कह रहे हैं, पंजाब कह रहे हैं कि जी हम अपने कोटे से पानी देंगे, और वो कभी कहते हैं कि जी सतलज में जब सैलाबी पानी आएगा तो उसको हम इस्तेमाल करेंगे, कभी कहते हैं जेलम और चनाब के पानी को इस्तेमाल करेंगे और दरिया सिंध से नहीं लेंगे। तो ये जो वफाक और पंजाब का जो दावा है, जो ये यकीन दिला रहे हैं, उस पर क्या वजह है कि लोग यकीन नहीं कर पा रहे सिंध के? ज़ाहिर है इसके एक तो जो बुनियादी सबब है उसका हमेशा वो तो ट्रस्ट डेफिसिट का है, एतमाद के फुकदान का, क्योंकि राइट फ्रॉम ब्रिटिश एरा, अंग्रेज़ों के दौर से ही पंजाब में और सिंध में ये मामलात पानी के हवाले से रहे हैं और सिंध को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। उसकी एक लंबी तारीख़ है, उस डिटेल में जाए बग़ैर अगर ये इस वक्त का मौक़िफ़ इनका अगर समझा जाए, जो पंजाब हुकूमत की तर्जुमान भी दे रही है, और काफ़ी मतलब उस पर आदमी सिर्फ मुस्कुरा ही सकता है कि एक तरफ वो कहती हैं कि जी हम पंजाब अपने हिस्से के पानी से जी ये कैनाल्स में पानी देगा जो चोलिस्तान की ज़मीन को आबाद करेगा। अब सवाल ये कि क्या पंजाब के पास इतना इजाफी पानी है? जब पानी ही इजाफी नहीं है, सिस्टम में ही पानी इजाफी नहीं है, तो ये इजाफी ज़मीन आबाद कैसे हो सकती है? ये एक गैर मंतकी बात है। लेकिन चले एक सेकंड के लिए, फिर खुद ही जब मोहतरमा फरमा रही थी उनकी तर्जुमान, वो एक सांस में ये भी कह रही हैं कि जी हम अपने पानी से कैनाल चलाएंगे, और उसी सांस में फिर फरमाती हैं कि जनाब हम जो है जब सैलाब आएगा तो उसमें से पानी इस्तेमाल करेंगे, यानी ये एक फ्लड कैनाल का उसको नाम दे रही हैं। तो देखिए फ्लड कैनाल्स जो है उस पर ये अरब रुपये खर्च करके हमारे यहाँ ज़्यादातर ड्राई ईयर्स गुजरते हैं। वो दिन चले गए, कोई 1-2 साल आता है जिसमें फ्लड्स आते हैं, तो क्या खरबों रुपए खर्च करके सैलाब का इंतज़ार करेंगे वो ज़मीन आबाद करने का? इसी प्रिटेक्स्ट पे पंजाब में चश्मा जेलम लिंक कैनाल बना था कि जी फ्लड कैनाल होगा। फिर ज़िया के दिनों में उसको जो है वो फ्लड नहीं भी था तो खोल दिया गया था, क्योंकि नेचुरल बात है कि अगर किसी की ज़मीन एक दफ़ा आबादी शुरू हो जाती है किसी पानी पर, तो वो फिर कैसे 2 साल के बाद आप उसको बोलते हैं कि अब आपकी ज़मीन हम बंजर छोड़े दे रहे हैं क्योंकि हम पानी नहीं आया? ये मुमकिन नहीं है और ये कोई लॉजिकल बात ही नहीं है। तो अच्छा, इसमें अब सिंध को जो तशवीश है कि जी पहले ही सिंध को जो है डाउन कोटरी स्ट्रीम जो है हमारा कम हो गया है सिंध का ना, और फिर हम देखते हैं कि इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत आ रहा है। क्या अब तक क्या नुकसान हो चुका है, और अगर ये मनसूबा जो है इस पर अमल दरामद हो जाते तो आप क्या देख रहे हैं? देखिए इस वक्त काफ़ी अरसे से, ये जब 1991 में वाटर अकॉर्ड भी हुआ था उस वक्त भी ये तय हुआ था, उसके अगर आप देखेंगे उस अकॉर्ड की शिक याद नहीं है मुझे, उसमें ये तय हुआ था कि 10 मिलियन एकड़ फीट अप्रॉक्सीमेटली कम से कम छोड़ा जाएगा डेल्टा में, क्योंकि समंदर को जो है कोई आप दीवार लगाकर नहीं रोक सकते हैं। तो वो चूंकि इतना पानी नहीं रहा सिस्टम में, ये जो बार बार एक रट लगाई जाती है पानी ज़ाया हो रहा है, पानी ज़ाया हो रहा है, वो ज़ाया नहीं हो रहा, वो आपका डेल्टा बच रहा है। उधर अभी तक हज़ारों लाखों एकड़ ज़मीन जो है वो समंदर उधर आ गया है, ज़ेर ज़मीन का पानी ख़राब हो गया है, उधर का सारा इन्वायरमेंट तबाह हो गया है। अब देखिए मैं थोड़ा सा आमिर साहब थोड़ा सा इस बात से हटकर, ये मुझे हैरत होती है कि जब इस तरह की गुफ्तगू लाहौर या इस्लामाबाद में बैठे हमारे पढ़े लिखे लोग भी करते हैं या ये तजिया निगार कि जनाब पानी ज़ाया हो रहा है। सवाल ये है कि पानी है कितना जो ज़ाया हो जाएगा। सेकेंडली ये कहना कि जी ये सिंध में जो अभी तहरीक चल रही है जो खासी हद तक ऑर्गेनिक है, इसको कहना कि जी ये कौम परस्ती की लहर है, कौम परस्ती की तहरीक चल रही है। अरे भाई ये लोअर राइपेरियन और अपर राइपेरियन का मामला है। क्या जो सिंध में सबके सब सिंधी कौम परस्त रहते हैं क्या? लेकिन अगर कोई प्यासा होगा, किसी को प्यास लगेगी, कोई भूखा होगा, तो वो चीखे भी ना क्या? और अगर वो चीखे तो हम जाके पूछें कि आपकी मादरी ज़बान क्या है। अगर आप पंजाबी बोलते हैं तो फिर इसको आप पंजाबी कौम परस्ती बोलेंगे, अगर पश्तो है तो पश्तो कौम परस्ती बोलेंगे, या सिंधी है तो सिंधी कौम परस्ती बोलेंगे। क्या सिंध में सिर्फ सिंधी बोलने वाले रहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये गलत नरेटिव्स जो बना रहे हैं,
बेसिकली ये नुकसान पहुंचा रहे हैं नेशनल उसको। अरे कौम परस्तों का आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि सिर्फ कौम परस्त तो इतराज नहीं कर रहे। मैं देख रहा हूँ सिविल सोसाइटी सिंध में बहुत ही मतलब फाल है इस मसले के ऊपर। जमीयतुल उलमा इस्लाम ने बहुत बड़े बड़े एहतजाज किए हैं। फिर उसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहादी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो भी मैदान में आई है बड़े दिनों के बाद। मैं इससे बढ़कर ये कहूँगा ऐसा कि अगर आप बगौर जायज़ा लें गुज़िश्ता 45 दिन में जो जितने एहतजाज मुज़ाहरे रैलीज़ हुए हैं उसका बमुश्किल 40% जो जलसे जुलूस और एहतजाज हुए हैं वो किसी तंजीमों ने किए हैं। यानी तंजीमों से मुराद कोई कौम परस्त तंजीम थी, वफाक परस्त तंजीम थी, या रिलीजियस थे, या लेफ्टिस्ट थे। बाकी 60% जो एहतजाज और रैलीज़ हो रही हैं इस वक्त सारे सिंध में वो लोग खुदरो हो रहा है। ये बड़ी हैरत अंगेज बात है। इसको सबको गौर करना चाहिए कि ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में हो रहा है कि बिना किसी पार्टी के कॉल के, अच्छा, किसी एक सिंगल पार्टी या किसी पार्टियों के इत्तेहाद के बगैर यहाँ पर एक लोग खुदरो ऑर्गेनिक तरीके से छोटे छोटे इलाकों में लोग हजारों की तादाद में निकल रहे हैं। इसको फिर मैं एक और भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि यहाँ पर इसको जब ये कहा जाता है कि जी इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, तो भाई ये तो पॉलिटिकल इशू तो है ही नहीं, ये तो ह्यूमन राइट्स का इशू है। अगर किसी का पानी बंद होगा तो ये ह्यूमन राइट इशू है। इसको पॉलिटिकल इशू या एथनिक इशू तो ये बनाने वाले बना रहे हैं। मैं तो एक सिंपल बात समझता हूँ कि अगर कराची में डिफेंस के इलाके का पानी बंद होगा तो डिफेंस के लोग चीखेंगे, और गुलिस्तानी जौहर का या नाजुमात का बंद होगा तो वो चीखेंगे। तो इसी तरह से अगर सिंध का पानी का, और सिंध का पानी ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कोई सिर्फ ज़रात से जो जुड़े हुए लोग हैं उनका पानी नहीं बंद होगा। ये अल्टीमेटली कराची में पीने का पानी भी शॉर्ट होगा, वैसे ही शॉर्ट है। तो अगर आज एक टैंकर 10-12 हज़ार रुपये का मिल रहा है पानी का, तो खुदा ना खास्ता कल सूरत हाल ये भी हो सकती है कि 40-50 हज़ार रुपये भी ना मिले और वो जूतियों में दाल बटने लगेगी। अच्छा ये मुझे बताइए, क्योंकि आखिरी इस सेगमेंट के लम्हात हैं, कि जो आपने कुछ बताया कि जी खुदरो लोग जो हैं, सेंटिमेंट है क्या ऑन द ग्राउंड सियासी जमातों के हवाले से, हुकूमत के हवाले से और इशू के हवाले से सिंध के अवाम का? देखिए इस इशू के हवाले से गुस्सा तो बेतहाशा है, बेइंतहा गुस्सा है और बहुत डीप रूट चला गया है। यानी अब आप सोचें कि क्या ईद के नमाज के बाद लोग किनाल्स पे नारे लगाए, ये कभी मैंने तो नहीं सुना था। मैंने कभी ये नहीं सुना कि शादी के बाद नौ ब्याहता जोड़ा जो है वो दुल्हा दुल्हन वो नारे लगाएं और बाराती नारे लगाएं कि किनाल नहीं चाहिए। मैंने कभी ये नहीं सुना कि बच्चियां खवातीन ईद के दिन वो मेहंदी लगाएं तो उस पर किनाल नामंजूर लिखें। यानी सो मच सो कि डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शंस पर किनाल नामंजूर लिखा जा रहा है। बच्चे अपनी पेपर एग्जामिनेशन पेपर के ऊपर लिख रहे हैं। तो इतना ये डीप रूटेड मामला है। मैं तो सिर्फ दुआ करता हूं कि होपफुली सैनिटी विल प्रिवेल और इस इशू को एक इग्नोर करने या ये जो कहा जाता है कि ये खामखा की बात है। पंजाब हुकूमत की तर्जुमान कर रही थी कि सिंध को आदत है इस तरह एहतजाज करने की। किसी का भी दिमाग ख़राब नहीं है, इतनी शदीद गर्मी हो गई है, पहले रोज़े चल रहे थे, कौन खामखा में रोडों पे आता है जी। एक जेन्युइन इशू है, इसको जेन्युइनली एड्रेस करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अली काजी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और नाज़रीन जो इन्होंने पंच लाइन दी वो बिल्कुल वाज़ेह है कि जी सैनिटी मस्ट प्रिवेल, सैनिटी शुड प्रिवेल। और हम देख रहे हैं कि वाकई जिस तरह से देही सिंध में, शहरी सिंध में लोगों का एक कहते हैं ना कि इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनमें गुस्सा है, उसका जो है एहसास करना चाहिए वफाकी हुकूमत को भी और पंजाब की हुकूमत को भी। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे इस गुस्से की वजह से जो है बहुत दबाव पड़ा है। और शुरू में लग ये रहा था कि उनकी पोजीशन वाज़ेह नहीं है, लेकिन अब वो भी कहते हैं ना कि उन्होंने भी मोर्चा जो है बड़ा खुल के लगा लिया इन मुतनाज़ा नहरों के हवाले से। यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जनाब इससे पहले हमने प्रोग्राम के हिस्से में आपको सिंध के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था नई नहरों के हवाले से। हमारे साथ मौजूद है दानियाल चौधरी साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी इत्तलात हैं हुक्मरान जमात के कौमी असम्बली के अंदर, और नून लीग के सीनियर रहनुमा भी हैं। बहुत शुक्रिया दानियाल साहब अपना कीमती वक्त देने का। हम ये देख रहे हैं कि सिंध के जो है बड़ा एक इतराज़ात आ रहे हैं नहरों के हवाले से, और ख़ुद जो है आपकी अपनी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी खम ठोक कर जो है इन नहरों की मुखालफत में सामने आ गई है। क्या वजह है कि आप अब तक उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं कर पाए, न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बल्कि जो सिंध की दीगर जमातें हैं उनको इत्मीनान में हुकूमत क्यों नहीं ले पा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए जहाँ तक नहरों का मामला है और पीपल्स पार्टी का मामला है,
देखें, ये हुकूमत जब हमने ली थी तो हमें ये फैसला बड़ा कठिन फैसला था कि जो हुकूमत थी ये कांटों की सेज थी, ना कि फूलों की सेज। हमने सख्त फैसले किए और चीज़ों को यहाँ तक लेके गए। देखें, आज भी जो पानी का मसला है और जो पानी का इशू है, पीपल्स पार्टी के साथ हम बैठकर हर तरह की चीज़ के ऊपर अकोमोडेट भी करने के लिए तैयार हैं और चीज़ों को आगे चलाने के लिए भी तैयार हैं। देखिए, अगर तो उनका हदफ है कि पाकिस्तान को मुस्तहकम करना, अगर उनका हदफ है कि इस मुल्क को मुस्तहकम करना, इसकी मैशत को मुस्तहकम करना, चीज़ों को सीधे रास्ते पर लेके जाना, तो फिर आई सी नो डिफरेंस कि हम क्यों नहीं इकट्ठे बैठ सकते और चीज़ों को हल कर सकते। लेकिन अगर उनका मकसद कुछ और है, अगर उनका मकसद पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी नहीं है, तो देन आई डोंट नो कि हाउ थिंग्स विल दानियल गो। साहब, आपको ये नहीं लगता कि हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो आपकी इत्तेहादी है, तो सवाल पैदा होते कि अब तक क्यों नहीं उनके साथ बैठ पाए? और इसी के से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है कि जी जो सिंध से इतराज़ात आ रहे हैं, बेशक कॉन्फ्रेंस जमाते हैं, सिविल सोसाइटी यहाँ के दानिश्वर हैं, तो उनके इतराज़ात का कोई मौसर जो है जवाब नहीं दिया जा रहा, मतलब उनकी तसल्ली नहीं दी जा रही, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं किया जा रहा। जी देखिए, पहली चीज कि कोई हुकूमत हमें अपनी नाअहली के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकती। अगर पिछले 20 साल से वो एक सूबे में बैठी है और उस सूबे के लोगों के मसले नहीं हल किए, तो ये हमारी गलती नहीं है। अगर वो अपना काम नहीं कर सके तो ये हमारी गलती नहीं है। जो 20 साल से बैठे हुए हैं, आप एक इलाके से दूसरे इलाके तक जाएं, आप रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर का हालात देखें, तो ये जो नहीं ठीक कर सके ये हमारी गलती नहीं है। जब सूबों की जब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात आती है तो सब सूबे खुद मुख्तार हैं और अपना काम खुद करने के लिए इनके पास दे हैव द पावर, they have the finances and they have every other thing that is required. अगर कोई सूबा अपनी नाअहली और नाकामी को हमारे ऊपर डालेगा तो that would not be acceptable. लेकिन regardless of all these things, मैंने जिस तरह पहले कहा कि हम चीजों को आगे लेके जाने के लिए तैयार हैं, हम चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहते हैं कि अगर ऐसे इश्यूज जो पर्टिनेंट इश्यूज जो हम हल कर सकते हैं, जिसको हम उनके साथ बैठकर उनको हल करने के लिए तैयार हैं। अगर पीटीआई की जमात का कोई बंदा ये छोड़ डाले कि हमारे मसले नहीं हल हुए और पानी का मसला, तो उनसे को पूछे 4 साल आपकी हुकूमत थी, 4.5 साल आपने क्या किया? दानियल साहब, मेरे ख्याल में कंफ्यूजन ये है, मैं खता कलामी कर रहा हूँ कि यहाँ तो जुड़ा हुआ है ना कि पानी के एक हमारी निज़ाम है, मरबूत निज़ाम है, इंडस रिवर से हम लोग लेते हैं, बाकी सारे दरिया उसमें गिरते हैं। तो अगर वो जो डाउन स्ट्रीम के इलाके हैं वो अगर कहेंगे जी बनाएंगे या डैम बनाएंगे और उनको इस बात का खदशा है कि हमारा पानी जो है उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, तो बड़ा एक जेन्युइन खदशा है ना, और अगर उसका कोई जवाब है तो वो क्यों नहीं आ पा रहा? ये सवाल है मेरा आपसे। नहीं, क्यों नहीं आ रहा? हमने प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा कैटेगोरिकल ये कहा कि ये जो मसले हैं, इश्यूज हैं, हम इनके ऊपर बैठ कर इनको हल करते हैं। कौन सी डाउन स्ट्रीम या कौन सा ऐसा कनाल जिसकी बात कर रहे हैं, अगर ये अपना कनाल सिस्टम ठीक नहीं कर सके या इरिगेशन सिस्टम ठीक नहीं कर सके, दे आर नॉट टू ब्लेम अस। हमने जिस तरह कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा कैटेगोरिकल ये चीज कही है कि इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो इश्यूज हैं, उनको बैठकर वी आर रेडी टू टॉक, वी आर रेडी टू फिक्स देम। तो अगर हम बैठकर उनको तैयार और उनको हल करने के लिए तैयार हैं, तो फिर आई सी नो डिफरेंस कि अगर ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि पीपल्स पार्टी को तो तसल्ली दे लेंगे। सवाल जो है कि सिंध के अवाम को, कि उनको ये तसल्ली तशफ़ी देनी कि जी आपके जो हकूक़ मुतासर नहीं होंगे, तो क्यों नहीं वफाकी हुकूमत इस चीज़ को जो है सही तरह से बयान कर पा रही? अगर वो ये सवाल कर रहे हैं कि जी नया पानी कहाँ अवाम को ये जी सिंध की अवाम को तसल्ली उनकी अपनी जमात देगी जो सूबे में जिनकी हुकूमत है, जो लोग काम कर रहे हैं, जो पिछले 20 साल से उधर बैठे हुए हैं, और वो बताएं लोगों को कि भाई कि उन्होंने लोगों के हकूक के लिए क्या किए इस 20 साल में। 5 साल उनके थे, प्रेसिडेंट आज भी उनका है, तो ये लोगों को जवाब देंगे, ये बताएंगे कि इन्होंने क्या किया है। हम तो पॉलिसी दे सकते हैं, हम पॉलिसीज को कुछ ठीक कुछ खराब या उसके ऊपर बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या होगा, इसका जवाब ये देंगे। अच्छा, पीपल्स पार्टी से लोग सवाल करें, मैं बतौर सहाफ़ी अगर आपसे सवाल करूं कि जब ये कहा जा रहा है कि जी नहरों में जो है वो नई नहरें बनाई जाएंगी, तो ये बड़ा एक मंतकी एक सवाल है, और पंजाब अपने कोटे से उन नहरों में पानी देगा कि पानी आएगा कहाँ से? नया पानी कहाँ से आएंगे? क्योंकि पंजाब में पहली पानी की कमी है। कोई कहता है 13 से 15% है, कोई कह रहा है 20% है। तो किन नहरों को बंद करेंगे ताकि नई नहरें जो है सैराब हों? देखें, आपके सामने है कि पानी के जो हालात हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लेशियर्स का ना मेल्ट होना, लेट मेल्ट होना, जो पानी का जो प्रेशर है या पानी का जो इकट्ठा होना, वो सारा रीफ के सीजन में होना कि सावन में सैलाब आ जाना और दूसरे महीनों में ड्राउट आना,
ये तमाम क्लाइमेट चेंज के इश्यूज हैं जिसमें पाकिस्तान फेस कर रहा है। इसमें हमें ग्लोबली वी नीड द सपोर्ट, ग्लोबली वी नीड द एफर्ट्स कि भाई कि पाकिस्तान इस जंग में या इस मसले में कि हम अगर दुनिया में कंट्रीब्यूट करते हैं 1% और अफेक्टेड नेशंस में हम अगर 70 से ज़्यादा फीसद 80% हम अफेक्टेड हैं, तो आई थिंक द वर्ल्ड ऑन क्लाइमेट चेंज नीड्स टू कम टुगेदर एंड सिट टुगेदर टू एड्रेस दिस इशू। दिस इज द वर्ल्ड्स, पूरी दुनिया का ये इशू है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई जमात इसके ऊपर सियासत करे अपनी नाअहली और नाकामियों की वजह से। किसी ने नहीं किसी जमात को रोका था कि आप डैम्स ना बनाएं, किसी ने नहीं रोका था कि आप प्रॉपर जो ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाएं, किसी ने नहीं रोका था कि आप इरिगेशन पर्पस के लिए दरिया का पानी इस्तेमाल करें, किसी ने नहीं रोका था कि जो दरिया का पानी है, समंदर का जो कराची जो सी का पानी है, दैट कुड हैव बीन यूज्ड इन मच बेटर वे। तो आप तमाम चीजें हैं, देयर इज एन एंटायर चार्जशीट जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। लेकिन फिर मैंने कहा एज अ गवर्नमेंट, एज द फेडरल गवर्नमेंट, वी आर रेडी टू सिट एंड टॉक, और हम मसलों के मसाइल के हल निकालना चाहते हैं कि ना कि हम उसको डेडलॉक की तरफ लेके जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल चौधरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, लगता है यूँ है कि जैसे आपने साहब की बात सुनी, उससे पहले जो है काजी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, अंदाज़ा ये होता है कि बड़ा एक इबलाग का बहुत बड़ा एक खलीज है कि सिंध जो बात कह रहा है वो गालिबन अपनी बात समझा नहीं पा रहा है पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाली जो जमात है या जो वहाँ पर सूबाई हुकूमत है उसको, और उसी तरह वफाक को मेरे ख्याल में कि ज़्यादा उनको एक कहते हैं ना कि ब्रिज का काम अदा करना चाहिए लोगों में राब्ते के लिए, जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको दूर करने के लिए। जो जायज़ सवाल कर रहे हैं सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले दानिश्वर कि जनाब नया पानी कहाँ से आएगा, जब आप नई नहरें बना रहे होंगे तो उस पुरानी को कोई पुरानी नहर बंद करेंगे, तो बड़े एक जायज़ किस्म के सवालात हैं। अगर इन सवालात का जवाब दे दिया जाए तो मेरे ख्याल में इतनी सरपटोल जो हम देख रहे हैं हो रही है वो ना हो रही हो, इतनी ज़्यादा जो आप देखते हैं कि जी तनकीद हो रही है, मुजाहरे हो रहे हैं, और एक सुवाइयत का जो एक हमारे यहाँ जहर था दोबारा से सर चढ़ के बोलने लगा है, वो गालिबन ना हो। आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।